गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने क्या बताया था, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने आप लोग को क्या बताया था। पहले पार्ट में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, ओम्स लॉ के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कंडक्टेंस के बारे में बताया था, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था, कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या है, ए क्या है, ये सारी बातें बताई गई थी। तो सब लोग जो भी लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले पहला वीडियो जरूर देख लेंगे, उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, आज इसी में आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 में। देखिए, आपका अगला टॉपिक आता है, अगला आपका एक टॉपिक आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ड होता है करंट फ्लो, क्या होता है बोलिए, करंट फ्लो। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, अगर आपसे कोई पूछे करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं, झटाक से तुरंत आंसर देते हैं फटाक से कि क्या कहते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अच्छा, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो केवल मेटल्स में होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे मेटेलिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है, तब आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो ये आंसर सही है। मैंने आपसे केवल पूछा है करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, तो ये जवाब देना कि सर क्या कहते हैं करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो अपने जहन में बिठा लो, करंट फ्लो होता है फ्री चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, फ्री चार्ज की वजह से, फ्री चार्ज। ठीक है, अब चार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज आपका आयन के फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन, किसी भी आयन के फॉर्म में हो सकता है। तो आपको आंसर देना है, अगर कोई पूछे करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, तो आपको आंसर देना है करंट फ्लो होता है फ्री चार्ज की वजह से। अब ये जो फ्री चार्ज होता है, ये आपका दो तरह का होता है। ठीक है, फ्री चार्ज आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आपने जवाब दिया था शुरू में, फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक आपका होता है आयंस। क्या होता है बोलो, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। जब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्शन, ये केवल मेटल में होता है, मेटेलिक कंडक्शन, ये केवल मेटल में होता है, मेटेलिक कंडक्शन। ठीक है, और जब फ्री आयन की वजह से करंट फ्लो होता है तो ये आपका होता है सॉल्यूशन, तो इसको एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नाम सुना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है ये आयंस। आपको पता होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन करंट फ्लो करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है दैट कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो करंट फ्लो फ्री चार्ज की वजह से होता है। फ्री चार्ज दो तरह के हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका हो गया आयंस। क्या हो गए बोलिए, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो गए, आयंस। देखिए बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेटेलिक कंडक्शन होता है केवल मेटल में, और ये आयनिक कंडक्शन होता है केवल सॉल्यूशन में। केवल कहां होता है, सॉल्यूशन में। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, लोहे की एक छड़ में करंट फ्लो हो रहा है, आप मुझे बताइए लोहे की छड़ में करंट फ्लो के दौरान कोई केमिकल चेंजेस आएंगे? करंट फ्लो के पहले वो क्या था, लोहे की छड़ था, और करंट फ्लो के बाद भी बताओ वो क्या रहेगा, लोहे की छड़ ही रहेगा। लोहे की छड़ में क्या करंट फ्लो के दौरान कोई केमिकल चेंजेस आए थे? नहीं आए थे। तो मेटेलिक कंडक्शन में करंट फ्लो के दौरान, ड्यूरिंग करंट फ्लो, नो केमिकल चेंजेस, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे जैसे आयरन का एग्जांपल दिया, निकल का एग्जांपल दिया, तो यहां आप लिख सकते हैं नो केमिकल चेंजेस, नो केमिकल चेंजेस। लेकिन आयन की वजह से जब करंट फ्लो होता है सॉल्यूशन में आयन की वजह से जब करंट फ्लो होता है सॉल्यूशन में, तो केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या भरा पड़ा है, ब्लड किससे बना हुआ है, आयंस से। हम जो कुछ खाते हैं, ये बताइए, हम खाते हैं, पानी पीते हैं, वो क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, साल्ट होता है।
हम नींबू का रस पी लिए, नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। हमने दूध पी लिया, दूध के अंदर क्या होता है, बेस होता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो हमारा ब्लड, हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, आयन से। ये बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो कोई केमिकल चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? ह्यूमन बॉडी में जब करंट फ्लो होता है तो केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी अगर आयंस की वजह से करंट फ्लो होगा तो केमिकल चेंजेस होंगे। तो केमिकल चेंजेस अकर्स, केमिकल चेंजेस अकर्स। तो ये अपने जहन में आप लोग इसको अच्छे से बिठा लीजिए। करंट फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लो चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज। ये दो तरह के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा तो ये मेटल में होगा, मेटेलिक कंडक्शन, और कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। और आयन की वजह से करंट फ्लो होगा तो ये सॉल्यूशन में होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज और जान जाइए कि आपको करंट फ्लो का भी मैंने कुछ देर पहले बताया, करंट फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो चैप्टर 1 का ही वीडियो मैं बनाऊंगा, सॉलिड स्टेट, जिसमें आप लोग का एक आएगा बैंड मॉडल। तो बैंड मॉडल पे आपको बताऊंगा करंट फ्लो क्यों होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर हो सकेगा तो आप लोग दीजिएगा, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कई लोग बोलते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है सर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अरे भाई तो वही बतिया तो हुई, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स। मैंने पूछा व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए, क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है कि उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें चैप्टर 1 के सॉलिड स्टेट में बैंड मॉडल में एक्सप्लेन की जाएंगी। अब देखिए आपका अगला टॉपिक आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। एम का मतलब मोलर और ये हो गया लैम्डा। आप लोग लैम्डा ऐसे बनाते होंगे, यहाँ पर ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा का ही साइन है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी, या लैम्डा आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, बोलिए लैम्डा एम। इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कप्पा क्या है, इसको आप कप्पा बोले हैं, ये क्या है, पहले वीडियो में आप लोग चले जाइए। ठीक है, पहले वीडियो में बताया गया है कप्पा क्या है। कप्पा क्या है, कोई पूछे कंडक्टिविटी क्या है, मैं याद दिला रहा हूं जो लोग पहला वीडियो पढ़े हैं। कंडक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर कोई तुमसे पूछे लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कोई पूछे कप्पा क्या है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कोई पूछे वी क्या है, तो कई लोग वी को बोलते हैं वोल्टेज, कई लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कई लोग बोल देते हैं खाली वॉल्यूम। नहीं, इससे वी का मतलब देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये हम मेटल या वायर पे नहीं पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, तो ये टर्म बार बार आएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर V का मतलब होता है वॉल्यूम होता है, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वन मोल, सारे मोल का नहीं, एक मोल का, ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल का जो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो चुका है। अब पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो अपने आयंस में टूट जाए एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में या मोल्टेन स्टेट में, पिघलाने पर या पानी में घुलाने पर अगर कोई कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया है, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पानी में घोलने पर या पिघलाने पर अपने आयंस में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयनाइजेशन 100% हो जा रहा है देन दैट इज स्ट्रॉन्ग, और अगर लेस देन 100% हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, देन दैट इज वीक। ठीक है, तो ये V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ वन मोल, इस पर फोकस करिएगा, और इलेक्ट्रोलाइट पर फोकस करिएगा। एक मोल डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम होता है V। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, देखिए ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू m
मोलैरिटी क्या है? m है, उसकी मोलैरिटी है m, बोलिए क्या है? कैपिटल M। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है कैपिटल M और उसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, LT का मतलब लीटर। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है बताइए? 1 लीटर है। अब आप मोलैरिटी का फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी पढ़ेंगे कई बार। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है बोलिए? मोलैरिटी M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी M बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया हुआ है? 1। तो बताइए मोलैरिटी बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल। यहां n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल है, तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल के बराबर हो गया। आप कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी उसके नंबर ऑफ मोल के बराबर होती है। अच्छा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल के बराबर है, तो ये बताओ तुमसे मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ n मोल है, कितने मोल है? n मोल कितने लीटर में डिसोसिएटेड है? 1 लीटर में। भाई वॉल्यूम आप 1 लीटर माने थे ना, मोलैरिटी जिस सॉल्यूशन की कैपिटल M थी उसका वॉल्यूम आप 1 लीटर माने थे, और 1 लीटर रखते ही मोलैरिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ मोल के। यानी m मोल कैपिटल M जो मोलैरिटी था वो मोल के बराबर हो गया। यानी मैं इसको मोलैरिटी बोलूं या नंबर ऑफ मोल बोलूं, बात एक ही है। मैं इस कैपिटल M को मोलैरिटी बोलूं या नंबर ऑफ मोल बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि m n के बराबर है, नंबर ऑफ मोल के बराबर है 1 लीटर के लिए। मैं लिख सकता हूं m मोल डिसोसिएट्स इन 1000 ml। कई लोग बेहोश, अरे भाई m नंबर ऑफ मोल के बराबर है, यानी m मोल डिसोसिएट है 1 लीटर में, और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। m मोल डिसोसिएट्स इन 1000 ml। तो आप बताइए 1 मोल डिसोसिएट्स इन, बताइए जल्दी से, अगर m मोल डिसोसिएट है 1000 ml में, तो 1 मोल डिसोसिएट होगा कितने ml में? 1000 बाई ml। सही है? बोलिए, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी थी m, वॉल्यूम था 1 लीटर, मोलैरिटी का फार्मूला लगाए, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 रख दिए, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल के बराबर हो गया। यानी m को हम मोलैरिटी भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हैं। यानी m मोल डिसोसिएट्स इन 1000 ml। 1000 ml कहां से आया? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, तो 1 मोल डिसोसिएट होगा इन 1000 बाई ml। और ये V क्या है? ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल डिसोसिएट्स 1 मोल डिसोसिएटेड का ही वॉल्यूम है V, और 1 मोल डिसोसिएटेड का वॉल्यूम आप निकाले हैं 1000 बाई m। तो बताइए ये वैल्यू उठाकर कहां रख दें? इस V की जगह रख दें। बताइए लैम्डा m बराबर क्या हो गया? कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल M। ये दोनों फार्मूले किताबों में दिए रहते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। ये लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी लिखा है। इस लैम्डा m जान ही रहे हो, कप्पा जान ही रहे हो, m माने मोलैरिटी। कई बच्चे परेशान भी होते हैं, सर इस फार्मूले से ये कैसे आया? बहुत से लोग डायरेक्ट भी बता देते हैं, तो इस फार्मूले से ये कैसे आया, तो ये कहानी करके आया। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल M। तो ये मोलर कंडक्टिविटी के 2 फार्मूले याद रखिएगा। और यहाँ V का मतलब वॉल्यूम बोल के आगे मत पढ़ जाइएगा बच्चों, पूरा बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, जितने मोल डिसोसिएट हुए हैं उनमें से 1 मोल का वॉल्यूम होता है V। नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने अगला फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके पहले क्या बताए थे बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको आप लैम्डा n भी लिख सकते हैं। यहाँ n का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। ये इक्विवेलेंट वर्ड नॉर्मेलिटी के फार्मूले में यूज होता था, याद करिए 11th में भी आप पढ़े होंगे और 12th के भी एक चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे आप, ठीक है? तो n का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। तो आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा n भी लिख सकते हैं और लैम्डा e भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख देना। कई लोग कहते हैं लैम्डा या मोलर कंडक्टिविटी में कैपिटल M लिखते थे ना, लैम्डा m माने मोलर। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में E है तो E लिख दो, लैम्डा E। तो इसलिए आपका मतलब n भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है।
अच्छा इसका फार्मूला भी वैसे ही है, ये तो लैम्डा एम का फार्मूला क्या था, कप्पा इंटू वी, इसका भी यही है, लैम्डा ई का फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू वी, ठीक है। अच्छा इसका एक और फार्मूला आप निकालेंगे तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाई, वहां नीचे क्या आता था मोलैरिटी, यहां नीचे क्या आएगा नॉर्मेलिटी। भाई नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों कंसंट्रेशन निकालने के ही तरीके हैं, तो बस वहां पर मोलैरिटी रखते थे क्योंकि मोलैरिटी गिवन रहेगा, यहाँ नॉर्मेलिटी रखेंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी गिवन रहेगा। तो यहाँ n का मतलब क्या हो गया बोलिए, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दूं, हालांकि ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू होता है NM, जहां n नॉर्मेलिटी m मोलैरिटी, और ये n नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये n है n फैक्टर, क्या है बोलिए n फैक्टर। और n फैक्टर निकालने के 3 तरीके होते हैं, एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन, दूसरा बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तीसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चीज आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे, पढ़े हुए होंगे, और 12th में भी मैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला है, और एक मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको पता है, एक रेजिस्टेंस का फार्मूला और ओम्स लॉ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अभी एक दो फार्मूला और बताऊंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल लगाऊंगा। अच्छा अब देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, सेल कांस्टेंट। ये बताइए कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, जी से, कैपिटल जी से। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल जी से। और सेल कांस्टेंट का सिंबल होता है जी स्टार, जी पर स्टार लगा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। देखिए यहाँ चमक रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, जी स्टार। जी स्टार का मतलब क्या होता है बोलिए, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अब देखो सेल कांस्टेंट, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, केमिस्ट्री में सेल का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आप क्या भरे हैं, सॉल्यूशन। हम जिस बर्तन में सॉल्यूशन भरते हैं, जिस ट्यूब में सॉल्यूशन भरते हैं, उसी को बोलते हैं सेल, और उसकी एक फिक्स्ड लंबाई होती है, उसका फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहां पर सेल कांस्टेंट का एक छोटा सा फार्मूला होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है L बाई A, L बाई A। पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द सेल, लेंथ ऑफ सेल इन विच सॉल्यूशन इज फिल्ड, इन विच सॉल्यूशन इज केप्ट, इन विच सॉल्यूशन इज केप्ट। और ए क्या है, उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या है, ए है, उसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, जिन बच्चों को लगेगा कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इसमें थोड़ी कमजोरी है, आपको लगता है कि आपको नहीं आता है बढ़िया से, मैं अभी जो है आज ही इस वीडियो के बाद जो है मैं बनाऊंगा एक चैप्टर 1 क्लास 11th के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और ये सारी चीजें। तो जो 12th के बच्चों को लगता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत है, तो वो चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो देख लेंगे जो क्लास 11th का होगा, वो भी अपलोडेड होगा, उसको जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया, L बाई ए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई ये तो एक फार्मूला हम पढ़े थे, वी नो दैट, ठीक है। अगर पहला वीडियो आप देखें तो लिखेंगे वी नो दैट, और नहीं देखें तो लिख देना वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट हम लोग पहला एक पार्ट पढ़े थे, R इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, रो L बाई ए। बताओ L बाई ए की जगह क्या लिख देंगे, जी स्टार। तो बताओ R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू जी स्टार। रो मतलब रेजिस्टिविटी था, बताया था मैंने। अच्छा R को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जी, और रो को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कप्पा, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, और इंटू जी स्टार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कप्पा इधर आ जाएगा, जी उधर चल जाएगा, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ये भी एक फार्मूला है, मतलब R दिखे तो 1 बाई जी, रो दिखे तो 1 बाई कप्पा, जी कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार। तो ये भी एक फार्मूला है, और इन सारे फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा आपको न्यूमेरिकल लगवाने में। तो जितने फार्मूले मैंने अभी तक आपको बताए, ओम्स लॉ क्या था बोलिए, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का क्या था उल्टा, R इज इक्वल टू 1 बाई जी, G इज इक्वल टू 1 बाई आर। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या था उल्टा, रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको ऐसा लगे, ये सारे फार्मूले याद रखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला, उनकी यूनिट्स भी, यूनिट्स आपको पता होगा, फार्मूले से ही हम निकाल सकते हैं। जैसे इसकी यूनिट क्या होती है ओम, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे रो की यूनिट निकाल लेंगे।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त मैं यूनिट्स भी आपको बताते चलूंगा सॉल्व करते वक्त, कैसी यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है इसकी और उस हिसाब से कैसे किसकी यूनिट बनेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बकायदे। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो अभी आपको तमाम फार्मूले बताए गए इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया पहले। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बोलिए, कप्पा। ठीक है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा ऑफ n/50, n/50 क्या दिया है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है बताइए, होता है 1/50, 1/50। केसीएल सॉल्यूशन इज इतना, ये क्या है, इनके यूनिट के साथ दिया है, यूनिट के साथ दिया है। किसकी यूनिट है ये, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, ये कप्पा की वैल्यू है और उसकी यूनिट है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, आर दिया हुआ है 100 ओम, तो लिख लो कप्पा कितना दिया हुआ है, कप्पा इज इक्वल टू 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये यूनिट कहां से आई है, उसी फार्मूले से आई है, आर इज इक्वल टू रो L/A, उसी फार्मूले से आई है। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई कप्पा की। अब से तो आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम। अब देखो तुम क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार। तो जी स्टार पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये डेटा दिया है, ये डेटा दिया है और ये पूछ रहा है। अब भैया बताओ, जी स्टार का एक ही फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, तो काहे भटकोगे, वही फार्मूला यूज करो। कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार, कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार। ये तो जी दिया है नहीं, लेकिन आर तो दिया है 100 ओम, और जी बराबर क्या होता है 1/r, तो कप्पा बराबर क्या हो गया 1/r इंटू जी स्टार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ जी स्टार बराबर क्या हो गया, बोलो, कप्पा इंटू आर। ओ माय गॉड, कप्पा भी पता है, आर भी पता है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.002765 और इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा 0.2765। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2765। अब कई लोग कहेंगे सर यूनिट क्या होगा, अरे सेल कांस्टेंट जी स्टार बराबर क्या होता है L/A, तो L की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, एक यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स, 1/सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। खेल यूनिट का होता है थोड़ा बहुत, यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। अभी मैं धड़ाधड़ 1-2 क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बढ़िया है। देखिए क्या लिखा हुआ है 0.5 नॉर्मल। अच्छा, 0.5 नॉर्मल का मतलब इसकी नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है 0.5। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी नॉर्मलिटी दी थी लेकिन उसका कहीं यूज आपने नहीं किया। अरे नॉर्मलिटी का यूज तब करेंगे ना जब पूछेगा या कुछ उसके बारे में बात करेगा। डेटा कितना भी दिया रहे हम यूज उतने का ही करेंगे जितने की हमको जरूरत। यहां पर देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं। सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में एक साल्ट का सॉल्यूशन रखा गया है 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ये तो 2 सेंटीमीटर दूर है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो बताओ उस सेल की, वो एक सेल हो गया ना, उस सेल की लंबाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो डेटा नोट करते चलो, यहां लिखिए आंसर। तो यल कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, एंड ए दिया हुआ है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने ए लिख दिया, झूठ में एक लाइन और लिखना पड़ता मुझे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज रेजिस्टेंस 25 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस है अगर 25 ओम, तो बताओ कंडक्टेंस G बराबर क्या हो जाएगा 1/25 ओम इनवर्स। ये ओम है तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा 1/25 ओम इनवर्स। नहीं समझे, ठीक है। अच्छा आओ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, यहां किनारे लिख लेते हैं। लैम्डा E इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/n। बताओ नॉर्मेलिटी पता है, हाँ पता है। देखिए अब की नॉर्मेलिटी का यूज करना पड़ा। बताओ 1000 का कोई मतलब है नंबर है वो, तो कप्पा पता है नहीं, कप्पा नहीं दिया है। देखिए पूरे क्वेश्चन में कप्पा मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आइए कप्पा निकालते हैं। आखिर कप्पा कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा ये बताओ कप्पा बराबर क्या होता है G इंटू जी स्टार, सही है। अच्छा G कितना है 1/25 और G स्टार क्या होता है L/A। चलो निकालते हैं 1/25। चलो L कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, A कितना दिया हुआ है 4, तो 2/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/50
तो आंसर हो जाएगा 0.02, मेरे ख्याल से 1/50 0.02। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.02। अब ये किसकी वैल्यू है? कप्पा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कप्पा। अब ये कप्पा की वैल्यू उठाकर यहां रख दो और नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.5, तो लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? बोलिए 0.02 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी 0.5। खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 40 आएगा, ये आपका आएगा 40 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और नॉर्मेलिटी इनवर्स। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनवर्स ऐसे आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप देख लीजिए, हमने पहले आपका ए दिया था, एल दिया था, तभी मेरी समझ में आ गया था कि मुझे कहीं ना कहीं जी स्टार निकालना है, कि जी स्टार बराबर एल बाई ए। हमको रेजिस्टेंस दिया था 25 ओम, तभी मेरी समझ में आ गया कंडक्टेंस क्या हो जाएगा 1/25 करके हमने कप्पा निकाला और कप्पा निकाल के यहां रख दिया, क्या निकल गया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल और लगवा रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम, चलिए बताइए मोलैरिटी कितना दिया है? मोलैरिटी दिया हुआ है 0.05। आगे बढ़िए। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50 है तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इज, ये किसी की वैल्यू है, ओम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तीन चीज कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आप पढ़े पहला कैलकुलेशन, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। चलो तो R कितना दिया हुआ है बोलिए? 5.55 इंटू 10⁻³। रो निकालना है, रो यहां रख दिए। लेंथ कितना दिया हुआ है? 50, और एरिया, जब कॉलम की बात की जा रही है, कॉलम, तो कॉलम क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। कोई भी कॉलम कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बताइए? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब किसी कॉलम की बात की जाएगी तो एरिया डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको रेडियस दे दिया है, रेडियस दिया है, इससे भी आपको हिंट मिल रहा है कि हमारा एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और आर दिया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा। बताइए इस पूरे को सॉल्व करके आप क्या निकाल देंगे? रो। कैलकुलेशन आप करिएगा, जगह मेरे पास कम है। इस पूरे को सॉल्व करके आप क्या निकाल देंगे? रो। ये पहला कैलकुलेशन। दूसरा देखिए, अच्छा तो क्या पूछा? कंडक्टिविटी। आपको पता है कंडक्टिविटी कप्पा रो का उल्टा होता है, यहां से रो निकालते हैं, उसको 1/में रख देंगे, क्या निकल जाएगा? कंडक्टिविटी। तीसरा आइए, तीसरा क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। फार्मूला पढ़े हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। चलो तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.05, और कप्पा आप यहां से निकाल लिए हैं, यहां से निकाल लिए हैं, मतलब यहां से आपने निकाला रो, रो निकालकर आपने क्या निकाला? कप्पा, और कप्पा यहां रख दिया, मोलैरिटी दिया था, क्या निकल गया? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। तो सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो भी फार्मूले आपको बताया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे आप ट्राई करिएगा। 3 मैंने बताया। अच्छा, अभी मेन चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को 2 तरह के सेल के बारे में पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अभी नाम आया भी था, और एक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप लोग को फैराडे का लॉ पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, जिससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये सब छोटे छोटे टूल हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाएंगे, छोटे छोटे टूल हैं। तो इस पर 3 मैंने लगाया है, तो आपका काम है कम से कम 30 लगाना, या जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो साइड बुक में दिए हो। एनसीईआरटी में तो आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, जितना अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उससे आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी लगा लीजिएगा। प्लस कोई साइड बुक लेकर उससे आप कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस का फार्मूला, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R इज इक्वल टू 1/G, ये बोलने में आपको कोई झिझक ना हो। आप तरह कम से कम फार्मूले तो बता ही सकें, छोटे छोटे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, स्टार्ट ही वहीं से करूंगा। अभी एक छोटी सी चीज और आप लोग को नहीं बताया हूं। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। ये कहां से आया था? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू v, यहीं से तो आया था। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है।
आज बेसिकली मूड में था कि मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं आपको ताकि आप घर बैठ के एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकें थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो पे, और उसके अगले वीडियो में बढ़ूंगा सेल की ओर, तब वहीं पर आएगा आपका फैराडे लॉ। तो 4th या 5th क्लास में फैराडे लॉ आ जाएगा और वहीं से आपके मेन चैप्टर की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।